एक बार फिर से आप सबका ऑनलाइन पढ़ाकू चैनल में स्वागत है। थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या खास है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम व्यंजन संधि पढ़े थे और मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर है मैं उनको बताना चाहूंगी कि अगर आपको भी संधि पढ़ना है और आसान वे में जानना है कि कैसे आप संधि को ईजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों अपलोड की हुई है। और वैसे भी अगर आपको विसर्ग संधि समझनी है तो सबसे पहले आपको उन दोनों वीडियो को देखना होगा, तभी आपको विसर्ग संधि समझ में आएगी। तो चलिए आज का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम विसर्ग संधि को समझते हैं कि विसर्ग संधि है क्या। तो बेटा आपको स्क्रीन पर नीचे परिभाषा दिखाई दे रही होगी कि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए और उससे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हम उदाहरण देख लेते हैं इसका। तो मान लीजिए जैसे उदाहरण है यशः जमा गान। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो जब हम इसका संधि शब्द बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा यशो गान। अब ये कैसे विसर्ग ओ में चेंज हो गया है वो हम जानेंगे अपने हर एक छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से। तो आपको वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि पिछली बार की तरह ही मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देने वाली हूँ। तो वो एक्सरसाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखे होंगे और आपको हर एक टॉपिक, हर एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। तो देखिए फर्स्ट नियम है आ के अलावा, यहाँ डैश का मतलब है कि इनके अलावा कोई अन्य स्वर हो। किसके पहले? विसर्ग से पहले। आपको पता ऊपर और नीचे दो बिंदु होती है जिसको हम विसर्ग कहते हैं, तो विसर्ग से पहले हो। ठीक है, या फिर 3 4 5 या य र ल व हो, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा बहुत आसान है। अब आप देखो, सबसे पहले तो विसर्ग के पहले आ नहीं आएगा। ठीक है, विसर्ग के बाद आ सकता है लेकिन उसके पहले नहीं। तो कौन से नहीं आएंगे? ये दोनों नहीं आएंगे, केवल इनके अलावा और कोई भी स्वर आपको विसर्ग से पहले दिखाई दे सकते हैं। एक चीज क्लियर हुई। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 3 4 5। बेटा आपको पता है कि 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में देखकर आप इजिली समझ सकते हैं कि किस वर्ग में किस नंबर पर कौन सा वर्ण आता है। अगर मान लीजिए मैं अगर च वर्ग की बात करती हूँ तो च छ ज, यहाँ पे आपको ज वर्ग दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको काउंट करना है वर्ग की। तो यहाँ पे वही संख्या लिखी है कि 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 में कोई सा भी आपको वहां पे वर्ण दिखाई दे। इनके अलावा या तो आपको ये दिखाई दे य र ल व, तो ये चेंज हो जाएगा आपके किसमें? र में या फिर ऊपर लगे र में। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम कैसे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ है नी जमा धन। ठीक है, अब बेटा विसर्ग है। नियम क्या कह रहा था कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, सिर्फ अ और आ को छोड़कर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विसर्ग के जस्ट पहले क्या आया हुआ है? छोटी ई की मात्रा, यानी कि स्वर कौन सा है? ई है। ठीक है, अब क्या कह रहा था कि विसर्ग के बाद 3 4 5 हो या फिर य र ल व, तो यार इनमें चार में से ये कोई भी वर्ण नहीं है। अब यहाँ देखते हैं तो हमारा ता वर्ग का त थ द ध, ये कौन सा वर्ण हो गया? चौथे नंबर का वर्ण हो गया। तो इसलिए ये किसमें चेंज हो जाएगा? ऊपर वाले र में, तो बन जाएगा निर्धन। क्लियर है? अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नी जमा गुण। अब आप सोच सकते हैं कि इसका क्या होगा आंसर। इजी है, विसर्ग के पहले छोटी ई आया हुआ है, सेम है, और यहाँ पे क वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ग आया हुआ है, तो ये जो विसर्ग है आपके आधे र में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका निर्गुण। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये वाला र कब यूज करेंगे, तो मैं आपको वो भी एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ है निह जमा अर्थक। ठीक है, तो छोटी ई
विसर्ग है और इसकी विसर्ग के जस्ट बाद क्या आया है, अस्वर आया। मैंने कहा था विसर्ग के पहले नहीं आ सकता, विसर्ग के बाद आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसका हो जाएगा निरर्थक। निरर्थक बाय मिस्टेक मैंने हलंत लगा दिया था, तो ये आपको दिख रहा है, समझ में आ गया निरर्थक कैसे होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम पे और ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि वो नियम क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट जो नियम है विसर्ग के बाद। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद आपको च या छ दिखाई दे, ट या ठ दिखाई दे, त या थ दिखाई दे, तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो बेटा आपको पता है बहुत ईजी है, बस आपको माइंड में ये ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद च छ साथ में आता है, ट ठ साथ में आता है और त थ साथ में आता है। तो अगर ये दोनों शब्द आपको साथ में दिखाई, मतलब इनमें से कोई भी शब्द आपको दिखाई दे, तो आपको विसर्ग को क्या करना है, चेंज कर देना है। तो च छ में अगर होगा तो आप आधा श यूज करेंगे शलजम वाला, ट ठ होगा तो आप षटकोण वाला श यूज करेंगे आधा, और त थ होगा तो सपेरे वाला स यूज करेंगे आधा। क्लियर है, ये चीज आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा मैं कहती हूँ कि बिना एग्जाम्पल के चीजें क्लियर नहीं होती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे निह जमा चल। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा निह जमा चल, तो आप देख रहे हैं नियम की एक बात क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद, ध्यान रखना बेटा पहले बाद दोनों को आपको ध्यान रखना है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद अगर आपको च दिखाई दे तो आधे श में चेंज करना है, और अगर आपको यहाँ पे च की जगह छ दिखाई दे तो भी आपको आधे श में चेंज करना है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। बिल्कुल सही, अगर आप सोच रहे हैं अगर जो मैं लिख रही हूँ वही, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा निश्चल। ठीक है, अब ट ठ का देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए निह जमा ठुर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट और ठ में से ठ आया हुआ है, तो हमें इसको आधे श में चेंज करना है, तो इसका बन जाएगा निष्ठुर। ये तो आपको क्लियर होगा कि आधा आधा है, इसलिए हम यहाँ पे आधे वर्ण का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, यूज कर रहे हैं। अब ता और था में से अगर आएगा तो हम इसको स में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल निह जमा तेज, तो यहाँ क्या हो जाएगा निस्तेज, निस्तेज। ठीक है, या फिर मान लीजिए एग्जाम्पल है निह जमा तार, तो यहाँ क्या हो जाएगा नी जमा नी आधा सा और तार, निस्तार। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट नियम क्या है कि विसर्ग से पहले, ठीक है, विसर्ग के पहले अगर इ उ हो और विसर्ग के बाद र हो तो क्या परिवर्तन आता है। तो क्या परिवर्तन आता है कि छोटी ई बड़ी ई में और छोटा ऊ बड़ा ऊ में चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है नि जमा रव। ठीक है, अब देखिए नियम के अनुसार चलते हैं। नियम कह रहा है कि विसर्ग के पहले अगर ई की मात्रा हो, तो आप देख रहे हैं विसर्ग के जस्ट पहले किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो ये वाली मात्रा किसमें चेंज हो जाएगी, बड़ी ई में, तो यहां हो जाएगा नीरव। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर है नि जमा रोग, तो छोटी ई है विसर्ग के जस्ट पहले, और जबकि विसर्ग के बाद क्या है, रा आया है, तो हम इस वाली छोटी ई को बड़ी ई में चेंज कर देंगे और हमारा समास शब्द हमारा संधि शब्द बन जाएगा निरोग। आई होप आपको निरोग शब्द लिखना आ गया होगा कि मोस्टली बच्चे निरोग गलत लिखते हैं, ना पे वो छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा निरोग में बड़ी ई की मात्रा आती है, ना कि छोटी ई की। अब बड़ी ई की मात्रा क्यों आती है, आपने वो संधि विच्छेद करके भी देख लिया और समझ लिया है। आइए अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। यस बेटा, अब देखिए विसर्ग के बाद चौथा नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई भी अगर आपको वर्ण दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे,
बहुत इजी है, इससे इजी तो इस संधि में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, इट्स मीन दैट कि नो चेंज। देखिए, विसर्ग के बाद क, ख, प, फ में से कोई भी वर्ण दिखाई दे तो आप संधि शब्द में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रातः, जमा, काल। ठीक है, अब देखिए विसर्ग के बाद क आया है तो हम चेंज नहीं करेंगे, जैसा लिखा है आपको एज इट इज लिख लेना है, प्रातः काल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अंतः प्लस करण, तो यहां हो जाएगा आपका अंतःकरण। है ना इजी? इससे इजी विसर्ग संधि में कुछ भी नहीं है। और वैसे अगर मैं आपको बोलूं तो बेटा संधि में कुछ भी कठिन भी नहीं है, सिर्फ आपको जरूरत है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की। जितना आप संधि की प्रैक्टिस करेंगे, नियम को फॉलो करेंगे, आपको संधि उतनी ही इजी और सरल लगने लगेगी। ठीक है, अब इस संधि का लास्ट जो नियम कह रहा है कि विसर्ग से पहले छोटी ई छोटा ऊ हो और बाद में यानी विसर्ग के पहले आपको इन दोनों में से कोई एक मात्रा दिखे और विसर्ग के बाद आपको क, ख, ट, प, फ में से कोई भी वर्ण दिखाई दे तो वहां पे क्या हो जाता है, षटकोण वाला श आधा हो जाता है। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में भी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ट और ठ के साथ आधा श होता है। सेम चीज यहाँ भी है, बट यहाँ पे मैंने कुछ वर्ण और जोड़ दिए हैं। इसके साथ जब आपका विसर्ग के पहले, ध्यान रखना बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, विसर्ग के पहले की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अगर है निह जमा काम। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। और नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद अगर, तो विसर्ग के बाद हमें क्या दिख रहा है, क दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा श और आपका संधि शब्द बन जाएगा निष्काम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छोटा उ से दु विसर्ग जमा कर्म। ठीक है, अब यहां पे देखिए कौन सी मात्रा है, विसर्ग के पहले छोटा ऊ की मात्रा है और विसर्ग के बाद क्या है, क है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, दुष्कर्म, यानी आधा श और कर्म। ठीक है, आ गया समझ में? आपको बस नियम को रिवाइज करना है और संधि शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मैंने आपको विसर्ग संधि के बारे में समझाया है वो आपको पसंद आया होगा। मैंने बेटा बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, और अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हिंदी ग्रामर के हर एक टॉपिक को समझने में आसानी हो। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए।